शिवोम, मैं ज्योतिषाचार्य सतीश कुमार मेहता आप सभी का एसके एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कुंडली में अस्त ग्रह। सबसे पहले हम जानते हैं अस्त ग्रह है क्या। अस्त ग्रह आप खुद जानते हैं, सूर्य जैसे अस्त होता है शाम को, उसी तरह से सूर्य यहाँ अस्त नहीं होगा। सूर्य के पास जो भी ग्रह होंगे वह अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब ये होता है कि अपना प्रभाव कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई सूर्य के सामने एक बल्ब है, उसकी रोशनी कम हो जाती है। सूर्य के प्रकाश के सामने उसका प्रकाश बिल्कुल न्यून हो जाता है। एक बल्ब के सामने मोमबत्ती का प्रकाश कम हो जाता है, उसका प्रकाश दिखता ही नहीं है। उसी प्रकार जो ग्रह सूर्य के पास में होगा उसका प्रभाव कम हो जाएगा, उसको हम कहते हैं अस्त। अब जैसे मान लो कोई भी ग्रह अस्त होते हैं तो कितनी डिग्री पर अस्त होंगे, सूर्य के पास में उपस्थित कितनी डिग्री पर होंगे तो अस्त हो जाएंगे। इसको देखते हैं आज हम। चंद्रमा अगर सूर्य के पास में है, बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो 12 अंश पर चंद्रमा अस्त हो जाएगा। माना कि सूर्य अगर 12 डिग्री पर है और चंद्रमा 1 डिग्री पर है, तब भी अस्त हो जाएगा। अर्थात 1 से 12 डिग्री के बीच में जो भी सूर्य के पास में नज़दीक आने पर चंद्रमा अस्त हो जाएगा। अर्थात सूर्य कितनी भी डिग्री पर हो, उसमें से 12 माइनस करके देख लें, उतनी डिग्री पर अगर वह उपस्थित है तो अस्त माना जाता है। इसी तरह से मंगल ग्रह जो है वो 7 अंश, सूर्य जहाँ उपस्थित है और उसकी नज़दीकी 7 अंश की ही है, तो वो मंगल अस्त हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ समझाया है कि सूर्य अगर 20 डिग्री पर है और चंद्रमा अगर 12 डिग्री पर है, इन दोनों का बीच का गैप सिर्फ 8 डिग्री रहा। और अगर 12 डिग्री तक वो अस्त माना जाएगा, 8 डिग्री पर है तो वो अस्त है। इसी तरह से आगे 13, 14 और 15 पे जाएगा, 12 अंश तक तो इसका प्रभाव बिल्कुल कम हो जाएगा। और जैसे 20 डिग्री से आगे निकल जाएगा, अर्थात 12 डिग्री से आगे निकलने पर वह पूरा परिणाम देगा। हम देखते हैं बुध ग्रह, वह भी सूर्य के आसपास में अगर 13 अंश तक है, 13 अंश की दूरी पर है, तो वो अस्त माना जाता है। अर्थात इसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। और अगर वह वक्री है, वक्री का मतलब वह रिवर्स में आ रहा है, जैसे कि 9 डिग्री पे था, फिर 8, 7, 6 इस तरह से डिग्री में उल्टी दिशा में आ रहा है, तो वो वक्री माना जाता है। अगर वक्री ग्रह है तो 11 अंश तक बुध इसका प्रभाव अस्त का कहेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने एक बताया है, सूर्य यहाँ 22 डिग्री पर है और इसके आगे बुध है 11 डिग्री पर है। अगर वो वक्री है तो वो उल्टी दिशा में जाएगा, जैसे उसमें 11, फिर इस तरह से 10, इस तरह से जाएगा। अगर वो नज़दीक में है तो वो अस्त माना जाएगा। लेकिन कई बार बुध सूर्य से आगे निकल जाता है तो इसका प्रभाव कम होगा। लेकिन यहाँ दिखाया गया है बुध सूर्य की तरफ जा रहा है, बुध पीछे है और सूर्य आगे है। बुध धीरे धीरे सूर्य की तरफ जा रहा है, उस कंडीशन में अस्त ज़्यादा प्रभावी होगा, उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि बुध स्वतः ही सूर्य की ओर जा रहा है, तो नज़दीक आने पर वह अस्त माना जाता है, ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। इसी तरह से मैंने बताया है, सूर्य अगर 5 से 3 अंश तक पूर्ण अस्त माना जाता है। अगर सूर्य से कोई भी ग्रह 5 डिग्री तक और 3 अंश तक या 5 या 3 अंश तक अगर बिल्कुल नज़दीक में आ गया है, दूरी उसकी 5 या 3 अंश तक ही रही है, तो सबसे प्रभाव बुरा रहेगा। वह ग्रह बिल्कुल अस्त ही नहीं, पूर्ण निष्फल हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से हम देखते हैं गुरु जो ग्रह है वो 11 अंश तक ये अस्त माना जाता है। 11 अंश से आगे निकल जाता है, सूर्य से 11 अंश अर्थात 11 से दूर हो जाता है, तो वो पूर्ण प्रभावी होगा। और 11 अंश के अंदर आता है सूर्य से, तो वो अस्त माना जाता है। इसी तरह से अगर हम शुक्र को देखें, शुक्र ग्रह जो है वो 9 अंश तक हमेशा अस्त हो जाता है। अगर सूर्य के पास में 9 डिग्री की ही दूरी है, 9 है, 8 है, 7 है,
तो वो अस्त माना जाएगा, और 10 अंश होते ही वो उससे प्रभाव से दूर हो जाएगा, सूर्य का प्रभाव उस पर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर वक्री हो रहा है, कहीं कुंडली में लिखा है शुक्र आपका वक्री है, तो वक्री का मतलब होता है 7 अंश। अगर 7 अंश तक इसका इफेक्ट आ जाता है, 7वें अंश पर ही ये शुक्र अस्त माना जाता है, उसका प्रभाव भी निष्फल हो जाएगा। इसी तरह से शनि जो है वो 15 अंश, अर्थात पूरा एक जो घर है वो 30 अंश तक का माना जाता है, इसमें से आधा 15 अंश में ही ये सूर्य से अस्त माना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा कहा गया है क्योंकि सूर्य का पुत्र है शनि, इसलिए इसका प्रभाव कुछ कम माना जाता है अस्त का। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें 6, 8 और 12 घर के स्वामी अगर हैं, कोई 6ठे घर का स्वामी है, कोई 8वें घर का स्वामी है, कोई 12वें घर का स्वामी है, अगर वो अस्त हो जाएं तो वैसे 6ठा, 8वां और 12वां घर जो है उनके स्वामी हमेशा बुरे फल देते हैं। लेकिन अगर वो अस्त हो जाए तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, अर्थात न तो कोई लाभ मिलेगा न कोई हानि। इसीलिए मैंने बताया न शुभ है और न अशुभ रहेगा। क्यों? क्योंकि 6ठे में घर में जो जाता है, 8वें घर में या 12वें घर में जो ग्रह जाता है उसका प्रभाव बहुत बुरा होता है। लेकिन बुरा देने वाला व्यक्ति अगर अस्त हो जाए, निर्बल हो जाए, तो वो परिणाम बुरा नहीं दे सकेगा। इसलिए न तो बुरा और न कोई अच्छा परिणाम आएगा। अगर हम देखें कोई अस्त ग्रह है और वो नीच का हो, जैसे बुध यहाँ है और 12 अंक में लिखा है, 12 में अस्त माना जाता है, 12वीं राशि के अंदर अस्त माना जाता है। अगर वो अस्त है और नीच का है, 12 में नीच का है, तो वो उस कंडीशन में वो ज़्यादा दूषित माना जाएगा, सबसे खराब परिणाम देगा। कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में है और अस्त है, उसका सबसे बुरा परिणाम ज़्यादा मिलेगा। अगर नीच के अलावा शत्रु ग्रह में है, उसके जो शत्रु राशि है, हम आगे और वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे शत्रु कौन है और मित्र कौन से हैं। तो शत्रु ग्रह अगर है और उसमें अस्त है तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा परिणाम देगा। अगर हम आगे देखें कि कोई दूषित ग्रह अर्थात किसी राहु की दृष्टि है, अगर ये बुध है और अस्त है, इसके सामने राहु या केतु या शनि की दृष्टि है, तो वो दूषित ग्रह माना जाएगा, उसका परिणाम भी बहुत बुरा मिलेगा। उसकी महादशा में, अंतर्दशा में इसका फल मिलेगा। इसके बाद शुभ ग्रह व अशुभ ग्रह के स्वामी भयानक परिणाम देते हैं। मैंने लिखा है कि शुभ ग्रह हैं और अगर वो खराब हैं, अस्त हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? सबसे बुरा होगा। जैसे मैंने बताया था शुभ घर कौन से हैं, दूसरा घर, चौथा घर, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये सभी शुभ ग्रह हैं। लेकिन इसमें से भी सबसे ज़्यादा शुभ त्रिकोण है। पहला भाव, 5वां भाव और 9वां, ये हमेशा सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। इसमें जो राशि लिखी गई उसके स्वामी शुभ माने जाते हैं। अगर पहले घर का स्वामी 5वें का, 9वें का अगर अस्त हो जाए तो ये निश्चित माने उसके लिए ज़िंदगी में सबसे बुरा परिणाम आएगा, और अगर महादशा चलती है बहुत बुरी रहेगी। इन सारे परिणाम जो हमने देखे कि अस्त ग्रह जो भी हैं वो हमेशा बुरे परिणाम देते हैं। कब? जब महादशा या अंतर्दशा आने पर बुरा परिणाम देते हैं। अगर अस्त ग्रह हैं और अच्छे घर के स्वामी हैं, प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव के, तो उसके हम नगीने पहन करके उसके फल को बढ़ा सकते हैं। अस्त से हम उसकी वृद्धि कर सकते हैं, वरना ये हमें दूषित परिणाम देगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ अस्त ग्रह हैं उसका परिणाम हमेशा बहुत कम आएगा। एक चीज़ और है, अगर वो अस्त ग्रह कौन सा है और किस भाव में, उसका भी परिणाम आता है। जैसे मान लो बुध प्रथम भाव या चतुर्थ भाव का है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, अर्थात 3 या 6 अंक लिखे हुए हैं। अगर इसका स्वामी अस्त है तो मकान, वाहन से संबंधित, माता से संबंधित उसको कष्ट होगा, और साथ में बुध वाणी का कारक है, उससे भी हमें हानि मिलेगी। इसी तरह से अगर हम देखें बुध का स्वामी अगर 3 या 6 अंक लिखा हुआ है 7वें भाव में, तो उसकी पत्नी से उससे मनमुटाव रहेगा, पत्नी बीमार रहेगी या उसके नेचर में एक तरह से परेशानी खड़ी करेगा, और साथ में वाणी संबंधित प्रॉब्लम होगी। ये इस तरह से हम देख सकते हैं। तो कोई भी अस्त ग्रह है उसका प्रभाव सूर्य के नज़दीक आने पर उसका परिणाम कम मिलता है, और हमें
अच्छा परिणाम नहीं मिलता है जब महादशा या अंतर्दशा आती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।